विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन इतिहास में थे। आज का टॉपिक है अब ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब जब तांबे और पाषाण दोनों का क्या हो रहा था, प्रयोग साथ साथ हो रहा था। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत में जितना भी उत्खनन हुआ है उसके पुरावशेषों के आधार पर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अनुक्रम जो बनता है वो ये है कि कायथा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति। सबसे पहले एक जगह का नाम है कायथा। क्या नाम है? कायथा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति। दूसरी अहाड़ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, अहाड़ भी जगह का नाम है। तीसरा मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति और चौथा जौरवे की ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं यहीं से बनाता कि भारत में उत्खनित पुरावशेषों के आधार पर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का अनुक्रम क्या है। तो कायथा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, अहाड़ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति और जौरवे की ताम्र पाषाणिक संस्कृति। इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके। कायथा की पहचान वारामिहिर की जन्मस्थली कपित्थक से की जाती है। वारामिहिर की जो जन्मस्थली थी वो कहाँ थी? आंसर कपित्थक थी। कपित्थक को आधुनिक नाम से हम किस नाम से जानते हैं? आंसर कायथा के नाम से जानते हैं। वारामिहिर कौन थे? एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। क्या लिखा था भाई वारामिहिर ने? बृहत संहिता लिखी थी। और क्या लिखा था? बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पुस्तक लिख के चले गए होंगे। हाँ, पंच सिद्धांतिका लिखा उन्होंने। और क्या लिखा? तो इन मोबाइलों का प्रयोग खाली फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाने के लिए मत कीजिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ढूंढने के लिए भी कीजिए, ठीक है? तो मैंने आपको कहा कि एक तो वारामिहिर के जितनी भी पुस्तकें हैं उनको याद कर लीजिए। दूसरा जन्मस्थली याद कीजिए कपित्थक, जिसको आप क्या बोलते हैं? कायथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायथा, ठीक है। मालवा के ताम्र पाषाणिक संस्कृति की जानकारी नवदा टोली और माहेश्वर के उत्खननों से सर्वप्रथम हुई। अब आपको ना ये याद रखना है, जैसे नवदा टोली और माहेश्वर ये कौन सी संस्कृति से संबंधित है? मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित स्थल है। किससे संबंधित स्थल है? मालवा के ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित स्थल कौन से हैं? नवदा टोली और माहेश्वर। मालवा संस्कृति की तुलना मध्य एशिया की फरगना घाटी की चुस्त संस्कृति से की जाती है। फरगना नाम सुना है? फरगना, बाबर का नाम तो सुना होगा, सुना है? बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी, जो कि उसने अपनी मातृभाषा किसमें लिखी? तुर्की में लिखी। किसमें लिखी? बाद में उसका फारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान और पाइंदा खान ने, ठीक है? बाबर ने अपनी किताब की पहली लाइन लिखी भी यही है कि मैं 899 या कुछ ऐसा करके लिखा हुआ 899 हिजरी संवत में फरगना का शासक बना। उस फरगना की बात कर रहा हूँ। मध्य एशिया की फरगना घाटी में चुस्त संस्कृति पाई गई है। उससे तुलना की जा रही है किसकी? मालवा संस्कृति की। क्लियर हो गया? दैमाबाद के उत्खनन से एक गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा और एक रथ जिस पर एक व्यक्ति खड़े मुद्रा में है प्राप्त हुआ है। ये सभी वस्तुएं किसकी हैं? तांबे की हैं। किसकी हैं? तांबे की। दैमाबाद। इनाम गांव के उत्खनन से मकान के गोल आकार में निर्मित होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गोल आकार का मकान, गोल आकार में निर्मित होने वाले मकान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का प्रयोग किया उस काल को ही हम क्या बोल रहे हैं? ताम्र पाषाणिक काल बोल रहे हैं। पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों के रूप में प्रयुक्त किया गया वह तांबा था। सबसे पहले क्या प्रयोग किया? तांबा, तांबे के औजार प्रयोग। ऐसा माना जाता है कि तांबे को सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। कब? भारत में ताम्र पाषाण अवस्था का मुख्य क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अहार और गिलुंड। पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा, कायथा और एरण। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहा? मालवा, कायथा और एरण। पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। तो अब आपने क्या करना है कि भारत में ताम्र पाषाणिक
अवस्था के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 याद रखना आपने, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के डैश करके लिखना है आपने, एग्जाम्पल आहार और गिलुंड, आहार और गिलुंड। दूसरा आपने लिखना है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के डैश करके लिखना है आपने मालवा, कायथा और एरंड। फिर लिखना आपने तीसरे नंबर पर पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे आपने लिखना दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी पूर्वी भारत। तो ये अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं यहां से बनाता, ठीक है। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मृद भांड ताम्र पाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। कौन सा मृद भांड उत्कृष्टतम माना गया है? आंसर मालवा मृद भांड, ताम्र पाषाणिक मृद भांडों में सबसे उत्कृष्ट पाया गया है कौन सा? मालवा मृद भांड। गिलुंद एक जगह पड़ती है, वहां से प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। कहां से? गिलुंद जगह का नाम है, गिलुंड या गिलुंद। वहां से क्या मिला? प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग के लोगों द्वारा किया गया? तो ताम्र पाषाणिक लोगों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ताम्र पाषाणिक काल के लोगों के द्वारा किया गया। तो मैं बता दूं कि मालवा में उत्कृष्टतम ताम्रपाषाण मृदभांड मिले हैं। नवदा टोली जो कि नर्मदा के किनारे है, इतने सारे अनाज और कहीं से नहीं मिले हैं जितने कि नवदा टोली से मिले हैं। दैमाबाद जो कि गोदावरी के किनारे है, प्रवरा के किनारे है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है प्रवरा, ठीक है। सबसे बड़ी बस्ती मिली है दैमाबाद से, कलश मिला है, सावाधान मिला है उत्तर दक्षिण दिशा में। सावाधान क्या जो दिशा है उसकी वो क्या? उत्तर दक्षिण। इनाम गांव एक जगह है, वहां से किलेबंदी के साथ किलेबंद बस्ती मिली है। इनाम गांव से क्या मिली है? किलाबंद बस्ती मिली है। हाथी दांत का शिल्प का बना हुआ कुछ मिला है, हाथी दांत का। चूना बनाने वाले जगह मिली है, खिलौना बनाने वाले मिले हैं, मतलब खिलौने मिले हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक जौरवे संस्कृति है, वहां से द्विस्तरीय निवास मिला है, दो स्तरों में निवास मिला है। कोटदीजी, आमरी, कालीबंगा, गणेश्वर ने हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि बनाई। यानी हड़प्पा बाद में पढ़ रहे हैं हम, उससे पहले जो बस्तियां दिख रही हैं वो कहां पर दिख रही हैं? कोटदीजी में दिख रही हैं, आमरी में दिख रही हैं, कालीबंगा में दिख रही हैं, गणेश्वर में दिख रही हैं, ठीक है। कालीबंगा एवं बनावली ये प्राक हड़प्पा अवस्था तथा ताम्र पाषाणिक अवस्था को क्या है? द्योतक है ना। दरअसल आगे चलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। कई जगह ऐसा होता है ना, जब खुदाई होती है तो हमने खोदा, एक सभ्यता मिली, हमें क्या मिली? फिर खोदा और नीचे एक दूसरी सभ्यता मिली, फिर और खोदा तो एक तीसरी सभ्यता मिली। तो तीन सभ्यताएं। तो जो सबसे नीचे वाली सभ्यता होगी वो सबसे पुरानी होगी। क्या होगी? उससे ऊपर वाली बीच वाली होगी, उससे ऊपर वाली जो होगी वो नहीं होगी। तो जैसे जो अगर माना मैं बोलूं कि प्राक हड़प्पा, तो सबसे नीचे वाली जो प्राक हड़प्पा सभ्यता होगी, फिर बीच वाली जो है वो हड़प्पा होगी, और जो सबसे ऊपर होगी वो क्या होगी? उत्तर हड़प्पा। इतना समझ में आया? ऋषिकेश में भी खुदाई करो, काफी कुछ मिलेगा आपको, है ना। हम लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज को, लेकिन अगर खोदेंगे, अगल बगल देखेंगे तो काफी कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? और आप पाएंगे कि भाई नदी कैसे कैसे गई होगी। भरत जी के मंदिर को देखिएगा आप कभी, प्राचीन मंदिर है भरत जी का मंदिर, अचानक से ढाल शुरू होता है, नदी ने काटा है उसको। किसने बनाया है? नदी ने। अगर मंदिर रहा होगा तो अगल बगल बस्तियां भी रही होंगी, अगल बगल अगर बस्तियां रही होंगी तो कुछ तो उधर वाली तो बह गई, इधर वाली में अगर आज भी खुदाई की जाए तो कुछ ना कुछ क्या होगा? मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, ठीक है। भरत जी का जो प्राचीन मंदिर है, तो जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहां पर अगर आप देखेंगे अगल बगल, या कुएं के आसपास जो कुएं मिले आपके आस्था पथ में, या ये नीचे पूर्णानंद घाट में कुआं मिला है, उसके अगल बगल वो बह गई है वो सभ्यता, किसने? नदी ने बहा दिया उसको, ठीक है। तो खुदाई करेंगे तो काफी कुछ मिलेगा। जैसे श्यामपुर से आपके कुषाणकालीन कई साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ताम्र पाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने के कारण अत्यंत अल्प वर्षा। ताम्र पाषाणिक बस्तियां लुप्त क्यों हुई? अत्यंत अल्प वर्षा, अल्प वर्षा के कारण। किसके कारण? ताम्र पाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी।
आप भी ऋषिकेश में तभी तक हो जब तक ग्राउंड वाटर है, जब तक नदी है गंगा जी। जिस दिन नदी का अस्तित्व समाप्त, जिस हिसाब से चल रहा है ना प्रोसेस, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 100 साल बाद हमें कुछ दिखेगा यहाँ पर। क्या जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, अरे जिस हिसाब से हमारे विकास के इंजन धुआं छोड़ रहे हैं ना, और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो 100 साल बाद आपको क्या सारे ग्लेशियर पिघले हुए मिलेंगे और नदियों के अस्तित्व, मुझे नहीं लगता कि सदाबहानी नदियां होंगी यहाँ पर। 100 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। अगर अभी भी हमने क्या नहीं किया, अभी भी हम नहीं चेते तो ठीक है। जिस हिसाब से जल का प्रयोग कर रहे हैं हम, खुद हमने देखा है कि 8 फुट में पानी निकलते हुए देखा। पहले तो हमने ये देखा कि बुनियाद खोदते ही पानी निकल रहा था, फिर हमने देखा 8 फुट पे निकल रहा था, फिर हमने देखा कि 12 फुट पे निकल रहा था, अभी देख रहे थे 18 फुट पे निकल रहा था, अब सुना है कि 20-22 फुट पर पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अभी तो हम बोल रहे हैं हमारे पास नदी है, गंगा जी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बेंगलुरु वाले भी ऐसे ही बोलते थे और चेन्नई वाले भी ऐसे ही बोलते थे। चेन्नई वाले बोलते थे सागर तट पे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं। पता चला ग्राउंड वाटर पूरा जीरो। चलिए जी आगे। सबसे विस्तृत उत्खनन जो हुआ पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। उत्खनन स्थल अहमदनगर को जोरवे, निवासा, दैमाबाद, पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव आदि, ये सभी स्थल जौरवे संस्कृति से संबंधित है। जौरवे, निवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, ये कौन सी संस्कृति है, जौरवे संस्कृति है। ये नाम याद करने पड़ते हैं भाई, और ये स्थल देखने भी पड़ते हैं आपको कहा मैप में, कहां कहां पर है ये। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा कौन था, दैमाबाद था। सबसे बड़ा कौन था, दैमाबाद। वैसे भी जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हम एक क्रॉस बनाते हैं, ऐसे एक तरफ लिखते हैं ईस्ट, एक तरफ लिखते हैं वेस्ट, एक तरफ लिखते हैं नॉर्थ, एक तरफ लिखते हैं साउथ, ठीक है। जो सबसे पहले ईस्ट में हम क्या लिखते हैं, है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। जब हम वेस्ट में जाते हैं तो हम लिखते हैं कहाँ, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में हो गया। वेस्ट में जब हम जाते हैं सुल्तान गेंडोर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, जो कि दाश्क नदी के मुहाने पर है। जब हम उत्तर में जाते हैं तो हम मांडा लिखते हैं, जम्मू कश्मीर जो है मांडा, चिनाब नदी के किनारे लिखते हैं। और जब हम लास्ट साउथ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, दैमाबाद, प्रवरा नदी के किनारे, है ना, प्रावदा या प्रावरा नदी के किनारे लिखते हैं दैमाबाद, वही दैमाबाद। तो जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी साक्ष्य मिलेंगे यहां से। अभी हम जौरवे संस्कृति में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अरे भाई समझ में आ रहा है, जौरवे संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, दैमाबाद से भी मिल रहे हैं। जौरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। सबसे बड़ा क्या है, आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था। क्या था, ताम्बवती। आहार एक जगह पड़ती है, ताम्बवती उसका प्राचीन नाम था। तांबे वाली जगह, ताम्बवती क्यों रखा गया, तांबे वाली जगह। इस संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया था। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं। आधा इतिहास तो आपको अपनी जगहों से ही मिल जाएगा। नाम सुनना कभी, जहां भी आप जाते हो वहां पर आप पहले नाम देखना है। क्या देखना है, उसी से पता चल जाता पुराने लोगों ने नाम क्यों रखा। कहीं का नाम रख दिया दुआधार, अरे भैया क्यों रखा, दो धारें दिख रही, इधर भी दिख रहा उधर भी दिख रहा, इसलिए क्या नाम रख दिया, दुआधार रख दिया। यहाँ का नाम रख दिया कुब्जा अमरक, ऋषिकेश का पुराना नाम क्या रख दिया, कुब्जा अमरक। आमरक, आमरक मतलब, इसका मतलब कभी रहे होंगे, आम के बागीचे रहे होंगे, आम के लिए प्रसिद्ध रहा होगा। इट इज सेड दैट व्हेन रब्बे ऋषि डिड हार्ड पेनिंस गॉड अपीयर्ड बाय द नेम ऑफ ऋषिकेश, ऐसा बोला जाता है। रब्बे ऋषि ने तपस्या की तो क्या हुआ, भगवान जो दर्शन दिए किस नाम से दिए, किस रूप में दिए, ऋषिकेश के नाम से दिए, ऋषिकेश के रूप में दिए, नाम पड़ गया फिर ऋषिकेश। पर प्राचीन नाम जो है वो कुब्जा अमरक है। क्या है, आज भी आम के पेड़ लगा लो, अच्छे आम होंगे यहाँ पर, है ना।
अच्छा जी, फिर गिलुंड इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। और जो आहार का प्राचीन नाम मैंने बताया ताम्बोती, तांबे वाली जगह, इस संस्कृति का काल जो 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। गिलुंड इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। इस काल में लोग गेहूं, धान, दाल की खेती करते थे। गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में पाए गए हैं। कहां से? इतने धान्य कहीं से भी नहीं पाए गए जितने कि नवदा टोली से पाए गए, नर्मदा नदी के किनारे। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में किसी भी स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। आहार के लोग पत्थर से बने घरों में रहते थे। पत्थर से बने घरों में रहते थे। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि से है और इसमें कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनाम गांव ताम्र पाषाणिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खाई से घिरी हुई बस्ती कहां से मिली है? आंसर इनाम गांव से मिली है। कहां से? किलेबंद बस्ती कहां से मिली है? किलेबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती कहां से मिली है? आंसर इनाम गांव से मिली है। कहां से मिली है? इनाम गांव से मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। इसके अतिरिक्त इनाम गांव में कुंभकार, घड़ा बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले, है ना, मिट्टी की मूर्ति है ना, टेराकोटा, पकाई हुई मिट्टी जो होती बनाने वाले कारीगर भी दिखाई दिए मतलब अवशेष मिले हैं, जिंदा नहीं थे जो खोदा। तो इस काल के लोगों में संस्कारों और धार्मिक संप्रदायों के बारे में कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र के लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। किस दिशा में? ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। जो सांड था वो धार्मिक संप्रदाय का क्या था? प्रतीक था। इस काल में सामाजिक असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई कई जौरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। इससे जौरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। क्या मिलता है? भाई, एक बड़ी बस्ती, एक छोटी बस्ती, एक पॉश एरिया, एक वैसा एरिया, स्लम, है ना, इस टाइप का। भाई बंबई जाओगे तो बंबई में एक पॉश एरिया है जहां मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए गज होगा। और एक जगह ऐसी होगी धारावी, जहां पर हर किसी को क्या मिल जाता है रहने के लिए। हालांकि वो भी महंगा हो गया धारावी। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पी हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन और कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। प्राक हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा, प्राक मतलब हड़प्पा से पहले, प्राक मतलब हड़प्पा से पहले, कालीबंगा एवं हरियाणा में के बनावली स्पष्टता ताम्रपाषाणिक है। क्या है? ताम्रपाषाणिक है। सिंध प्रांत का कोटदीजी भी ताम्रपाषाणिक अवस्था का है। कोटदीजी में पत्थर के मकान मिले हैं, पकाई हुई ईंट के मकान नहीं मिले। ठीक है। कायथा के मृद भांडों पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब जो यहां से बर्तन मिले हैं, हड़प्पा से पहले के भी मिले हैं, हड़प्पा के समय के भी मिले हैं और हड़प्पा के बाद के भी मिले हैं। यानी कई सौ सालों तक चली कौन सी संस्कृति? कायथा। कौन सी? कायथा। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जौरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। तो यानी बहुत लंबे समय तक जो संस्कृति जीवित रही वो कौन सी थी? जौरवे संस्कृति। इतना समझ में आ गया? अगर मैं क्वेश्चन बनाता, यहां से बनाता कि सबसे लंबी जो संस्कृति चली ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में वो कौन सी थी? जौरवे, जो कि कहां तक चली? 700 ईसा पूर्व तक। जबकि इसके 500 साल पहले सारी जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी वो लगभग क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी। क्लियर हो गया? ठीक है। ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण अत्यल्प वर्षा यानी सूखा माना जाता है। क्या माना जाता है? सूखा माना जाता है। ताम्रपाषाणिक अवस्था का महत्व क्या है? सभी ताम्रपाषाणिक समुदाय चाकों पर बने हुए काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों का, काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे।
चित्रित मृद भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाणिक लोगों ने ही किया। चित्र बनाए, पेंटेड वेयर जो बनाए वो किसने बनाए? ताम्र पाषाणिक अवस्था के संस्कृति के लोगों ने बनाए। ठीक है। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्र पाषाणिक अवस्था में परिणत हो गई थी। इन संस्कृतियों को नवपाषाण या ताम्र पाषाणिक संस्कृति का नाम दे दिया गया। मालवा एवं मध्य भारत में जैसे कायथा और एरण की बस्तियां ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियां हैं। कायथा और एरण सबसे प्राचीन बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं। कब की? बाद की मालूम होती हैं। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। बड़े बड़े गांव बसाने का श्रेय प्रायद्वीपीय भारत में किनको दिया जाता है? आंसर ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोगों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किले बंद हैं। इन पर खास ध्यान देना, किले बंद हैं। डर हो गया भाई, किला बंद मतलब दीवारों से बंद हैं बस्तियां। कहाँ? कायथा एरण। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कहां? इनाम गांव। पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। आंशिक समाधान का मतलब होता है कि पहले छोड़ दिया, चील कौओं ने खा लिया, उसके बाद उनकी हड्डियों को बर्तन में रखा, उसके बाद उसको दबा दिया, है ना, या कुछ और प्रोसेस जो होती है। ताम्रपाषाण स्थलों से हल और फावड़ा भी पाया गया है। ये फावड़ा नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। फावड़ा समझते हैं, खोदने के लिए जो प्रयोग होता है। ताम्रपाषाण युग के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, ना ही नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति के लोग नगरवासी हो गए थे। अब धीरे धीरे क्या होंगे? आगे आगे अगली संस्कृति में हम क्या देखेंगे? नगर देखेंगे, ग्रेनाइट पैटर्न देखेंगे बड़ा गजब का, ग्रेट बाथ देखेंगे, ग्रेनरी देखेंगे, अन्नागार देखेंगे, 2 मंजिले मकान देखेंगे, है ना, वॉश बेसिन देखेंगे, कुएं देखेंगे, बहुत गजब की सड़कें देखेंगे जो कि समकोण पर कटी हुई होंगी, नालियां, ड्रेनेज पैटर्न जो मैंने कहा, ड्रेनेज सिस्टम बड़ा गजब का देखेंगे। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश की गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि कहां से प्राप्त हुई है? आंसर गुंगेरिया, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर पाए गए। 102 चांदी के पतले। इसके बाद थोड़ा बता रहा हूं मैं, भारत में लोहा काल, लोहे को खान से निकालने तथा धातु शोधन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम एशिया माइनर टर्की। सबसे पहले कहां पर भाई? एशिया माइनर टर्की अथवा कॉकेशस क्षेत्र में हुआ। कॉकेशस माउंटेन रेंज है दरअसल। क्या है? कॉकेशस क्या है? माउंटेन रेंज है, वहां पर हुआ। हित्ती सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम लोहे के महत्व को समझा। हित्ती को याद करना अपना, लोहे के महत्व को समझने वाली पहली जाति कौन थी? हित्ती थी। हाँ जी। इनके ज्ञान के रहस्य को 1200 BC तक अपने साम्राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया गया। इन्होंने नहीं बताया दूसरों को क्या? लोहे के बारे में। ठीक है, 1200 BC तक अपने साम्राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया। 1200 BC के आसपास हित्ती सभ्यता का पतन हुआ और यहीं से इस तकनीकी से परिचित कारीगर जीविका की तलाश में साम्राज्य की सीमा से बाहर गए। इस प्रकार लौह तकनीक के विषय में दुनिया को पता चल गया। व्हीलर के अनुसार भारत में लोहे का प्रचलन ईरान के हकामनी शासकों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई? भारत में लोहे का प्रचलन जो आया वो ईरान के हकामनी शासकों द्वारा किया गया। बौद्ध ग्रंथ सुत्त मिपात से ज्ञात होता है कि लोग लोहे के फाल को तपाने और तापानुशीतन की क्रिया से परिचित थे। तापानुशीतन बोलते हैं, पहले लोहे को गर्म किया जाता है, बिल्कुल रेड हीटेड बिल्कुल, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? कूटा जाता है और पानी में डाल के फिर, लोहारों को देखा होगा आपने, है ना, तापानुशीतन की क्रिया से परिचित थे। इससे स्पष्ट है कि भारत में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग 800 से 700 BC तक होने लगा था। 1000 BC के आसपास उत्तरी भारत में हस्तिनापुर क्षेत्र के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? अतरंजी खेड़ा क्वेश्चन बन चुका है। लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भारत में प्राचीनतम ज्ञात तिथि है। यानी भारत में प्राचीनतम लोहे का प्रयोग हमें अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है, जो कि एटा जिला उत्तर प्रदेश, एटा उत्तर प्रदेश। ठीक है। पूर्वी भारत में पांडु राजार देवी के लौह धातु मल व धातु शोधन के प्रयुक्त भट्टियां मिली हैं,
जिसका काल 750 बीसी के आसपास का है। पूर्वी भारत में कहां पर? पांडु राजार दीवी, राजार दीवी से लोहे धातु मल व धातु शोधन में प्रयुक्त भट्टियां मिली हैं, जिसका काल 750 बीसी के आसपास है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में द्वितीय नगरीय क्रांति में लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? एक तो पहली जो नगरीय सभ्यता, नगरीकरण पढ़ेंगे हम, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, नगरीय सभ्यता है। द्वितीय नगरीय सभ्यता जो है वो पढ़ेंगे हम मगध का उत्कर्ष। क्या पढ़ेंगे? तो जब मगध के उत्कर्ष में हम बोलेंगे ना कि द्वितीय नगरीकरण क्यों हुआ, तो आंसर लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग कैसे भाई? नगरीकरण में लोहे के प्रयोग का क्या महत्व है? लोहे के औजार बने, लोहे के औजार बने तो माना हल लोहे का बना, जो फाल होता है उस पर लोहा लगा, उसने ज्यादा गहरा खोदा। क्या खोदा? ज्यादा गहरा खोदा। ज्यादा गहरा खोदने से फसल क्या हुई? अच्छी हुई, सरप्लस में हुई। तो नगर तब बसते हैं जब आपके लिए कहीं ना कहीं कोई किसान क्या कर रहा है? सरप्लस में उगा रहा है। क्या कर रहा है? आप नगरों में बैठे हुए हैं, आप कोई सर्विस सेक्टर में है, कोई सेकेंडरी सेक्टर में है, लेकिन खाना कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? हाँ जी, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। किसान कहीं ना कहीं उगा रहा है ना आपके लिए। तो नगरीय जनसंख्या देखिए कितनी है, बहुत बड़ी नगरीय जनसंख्या, तो उसके लिए जो उगा रहा है वो किसान उगा रहा है, सरप्लस में उगा रहा है। तो उस जमाने में बोला गया कि द्वितीय नगरीकरण क्यों हुआ? लोहे के प्रयोग के कारण हुआ। जब आईएएस में क्वेश्चन आया हमारे समय में कि द्वितीय नगरीकरण का कारण था, तो सच बताऊं तो बहुत, मतलब मुझे लगता कि 70-80% लोगों को पता लोहे का प्रयोग इसका आंसर होगा। लेकिन जब उसका आंसर लोहे का प्रयोग आया तो हतप्रभ हो गए सब कि लोहे के प्रयोग से कैसे। तो पता चला कि कृषि औजार जो है लोहे के बने, उन्होंने ज्यादा उन्नत खेती की, सरप्लस में उगाया। और नगर तभी बसते हैं जब आपके लिए कहीं कोई सरप्लस में उगाता है। तो समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन अगले लेक्चर में।